कुछ क्रियाएं होती हैं जिनको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी अलग शब्द की आवश्यकता पड़ती है। ये हम लोग पिछली वीडियो में सीख चुके थे और ये अलग शब्द ही हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो आज का विषय हमारा है ऑब्जेक्ट का विभाजन और अंत में आपको बताएंगे कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक के भी बारे में। तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MMA to Z नॉलेज पर। तो बिना देर किए लिए चलते हैं आपको ऑब्जेक्ट के विभाजन की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे? तो सेंटेंस का जो भाग हमें किसी व्यक्ति के बारे में बताता है वो हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का वह भाग, वह शब्द जो हमें बताता है किसी वस्तु के बारे में, वो हमारा हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपके पास एक उदाहरण के लिए एक सेंटेंस आ गया, राम गेव मी ए लेटर। अब इसमें हमको फाइंड आउट करना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखते हैं मी मतलब होता है मुझे, और लेटर जो है वो कोई वस्तु है, यानी जीवित वस्तुएं जो होंगी वो सभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिखी जाएंगी। मी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट हो गया ए लेटर। इस तरह से हम इसको पहचान लेंगे। साथ ही पहचानने का एक और तरीका है कि सेंटेंस में हम क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे। राम गेव मी ए लेटर, तो क्या दिया? तो आंसर आ गया ये लेटर, तो ए लेटर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न पूछेंगे किसको दिया, तो आंसर आएगा मुझे, तो यहाँ पर मी हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाता है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखना है, क्योंकि आपका ऐसा मन कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आप प्रीपोजिशन टू या फॉर लगा देंगे। जैसे इसी सेंटेंस को हम देखते हैं, राम गेव ए लेटर। अब ये पहले आप लिख रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ क्या करेंगे? टू लगा देंगे, टू मी। राम गेव ए लेटर टू मी। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा और इनडायरेक्ट आपका बाद में आ जाएगा। अब इसी एग्जाम्पल को हमको टेबल में लिखना है, यानी तालिका जो हम बनाते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट को, उसमें हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले लिख देंगे, बाद यहाँ पे लिख देंगे प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट वाले पार्ट में हमने पढ़ लिया है वर्ब, और ऑब्जेक्ट के ही दो पार्टों की चर्चा आज के वीडियो में हो रही है। तो ऑब्जेक्ट में हम सबसे पहले तरफ लिखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरी तरफ लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस वाले एग्जाम्पल को हम लिखना शुरू करते हैं। सब्जेक्ट हमारा हो गए राम, क्योंकि राम ने कोई कार्य किया है। अब कौन सा कार्य किया है जो बताने का सब्जेक्ट में भाग है, वही हमारा प्रेडिकेट होता है। तो इसलिए हम वर्ब की जगह पे लिखेंगे गेव, वर्ब के नीचे लिखेंगे, और इनडायरेक्ट हमारा हो जाता है, यानी व्यक्ति को संबोधित करता है, किसे? मुझे, तो इसको हम लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा हो जाता है कोई वस्तु, तो ये जो पत्र है, लेटर है, वो कोई वस्तु है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिख देंगे। जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट के आ जाने के बाद भी उनका अर्थ पूरा नहीं होता, फिर एक अलग से शब्द की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर उनका अर्थ पूरा होता है। उन्हीं वाक्यों को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, यानी पूरक, यानी पूरा करने वाला। सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने वाला होता है
कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो है जब तक लगेगा नहीं तब तक आपको सेंटेंस का वाक्य पूरा नहीं होगा। और ये लगेगा कहाँ? तो जो वर्ब बी होता है हमारा, वर्ब बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इसके बाद ही कॉम्प्लीमेंट को लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सीता इज ए टीचर। अब आप समझ गए होंगे कि ये टीचर क्या है। ये एक कॉम्प्लीमेंट है, यानी यहाँ पर इज हमारा वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है। सीता तो वास्तव में है एक लड़की, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ये दिया जा रहा है कि वो एक शिक्षक है, यानी उसको एक कॉम्प्लीमेंट दिया गया। तो वाक्य में अगर इस तरह के शब्द आएंगे तो इनको कॉम्प्लीमेंट वाले कॉलम में लिख देंगे।